मैं डॉक्टर मोहनलाल साहू, विभागाध्यक्ष इतिहास विभाग, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय जालोर से सेवानिवृत्त हूँ और आज हम भारतीय इतिहास के स्रोतों के रूप में एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कर रहे हैं। ऐतिहासिक स्रोतों की दृष्टि से कुछ इतिहासकारों ने कहा है कि जो है भारतीयों में इतिहास बोध नहीं था, लेकिन यह वाक्य बिल्कुल गलत है। इतिहास शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अथर्ववेद में हुआ था और उसके बाद कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में इतिहास के अंतर्गत पुराण, इतिवृत्त, आख्यान, उद्धरण, धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र इन सभी को शामिल किया था। तो इस दृष्टि से हम मानते हैं कि प्राचीन भारतीय इतिहास में इतिहास लेखन की दृष्टि से व्यक्ति पूरी तरह से सजग थे। यद्यपि वह इतिहास जो है वर्तमान में जो तिथिबद्ध या क्रमबद्ध इतिहास लेखन की पद्धति है उस तरह से नहीं लिखा गया था, लेकिन प्राचीन भारत में हमारे जो अन्य साहित्यिक स्रोत हैं या जो पुरातात्विक स्रोत हैं वो भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण स्रोतों में माने जाते हैं। वेनसांग और कलहण दोनों ही विद्वानों ने प्राचीन भारतीय इतिहास में लेखन पद्धति का समर्थन किया है और हम मोटे रूप से भारतीय इतिहास के जो स्रोत हैं उनको दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। इसमें पहला साहित्यिक स्रोत और दूसरा है इसमें पुरातात्विक स्रोत। साहित्यिक स्रोतों के अंतर्गत हम साहित्य को तीन भागों में विभाजित कर सकते हैं, जिसमें धार्मिक साहित्य, दूसरा जो है नॉन रिलीजियस लिटरेचर जिसमें अधार्मिक साहित्य और ऐतिहासिक साहित्य आ जाता है, और तीसरा है फॉरेन अकाउंट्स। विदेशी जो यहाँ पर यात्री आए थे उन्होंने जो विवरण दिया है उनको जो हम फॉरेन अकाउंट्स की श्रेणी में ले सकते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले जो भारतीय इतिहास के साहित्यिक स्रोत हैं उन साहित्यिक स्रोतों पे चर्चा करेंगे। उन साहित्यिक स्रोतों में सबसे पहले आता है ब्राह्मण साहित्य। हमारा जो है प्राचीन जो साहित्य है वो काफ़ी समृद्ध था और इसके अंतर्गत जो ब्राह्मण साहित्य था उस ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत वेदांग, ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्यक, उपनिषद और जो है रामायण है, महाभारत है, सूत्र साहित्य हैं, ये सभी पुराण आदि जो है सब ये ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत आते हैं। और इस साहित्य के अंतर्गत भारतीय इतिहास का जो है खूब भंडार हमें मिलता है और इन साहित्यिक स्रोतों के माध्यम से हम उस समय की जो सामाजिक स्थिति थी, आर्थिक स्थिति थी, उनकी जानकारी हम कर सकते हैं। वेदांग के अंतर्गत शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष इन सब का जो है विवरण वेदांग के अंतर्गत मिलता है। इसी प्रकार हमारे जो चार वेद हैं वो वेद इस दृष्टि से जो हमारे महत्वपूर्ण स्रोत हैं, जिसमें जो है सामवेद हैं, ऋग्वेद हैं, अथर्ववेद हैं, यजुर्वेद। और ब्राह्मण टेक्स्ट जो है, ब्राह्मण साहित्य, इन वेदों पे जो टीकाएँ की गई है वो ब्राह्मण साहित्य कहा जाता है और उसमें भी प्राचीन भारतीय इतिहास की पर्याप्त जानकारी मिलती है। हमारी जो नैतिक शिक्षा है या जो मोरल जो हमें जानकारी मिलती है, उपनिषद उसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। दार्शनिक साहित्य जो उपनिषदों में हमें प्राप्त होता है। इसी प्रकार जो दोनों महाकाव्य हमारे, उन महाकाव्यों में उस समय की राजनीतिक स्थिति, धार्मिक स्थिति, आर्थिक स्थिति इन सब की हमें जानकारी मिलती है। पुराण जो है इतिहास के, भारतीय इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण स्रोत माने जाते हैं और इनके जो विषय हैं उन विषयों में सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, वंशानुचरित, वंशावली, मनवंतर आदि सब का इनका विवरण मिलता है। तो इस दृष्टि से ब्राह्मण साहित्य के जो सभी ग्रंथ हैं वो हमारे प्राचीन भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण स्रोतों के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है बौद्ध साहित्य। और बौद्ध साहित्य के अंतर्गत जो है त्रिपिटक हैं, जातक ग्रंथ हैं और दूसरे जो है संस्कृत के और पाली भाषा के जो ग्रंथ हैं वो बौद्ध साहित्य के अंतर्गत आते हैं। और गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म का भारत में प्रारंभ किया था और उस बौद्ध धर्म से संबंधित जितना भी साहित्य है उस साहित्य के अंतर्गत उस समय के जो शासकों का वर्णन हमें प्राप्त होता है। उस समय क्या जो है सामाजिक स्थिति थी, आर्थिक क्या स्थिति थी, क्या धार्मिक स्थिति थी, उन सब की जानकारी हमें बौद्ध साहित्य के माध्यम से प्राप्त होती है। बौद्ध साहित्य के सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं उनके अंतर्गत त्रिपिटक सबसे महत्वपूर्ण है। और त्रिपिटक का मतलब है, पिटक का मतलब होता है पिटारा,
या ऐसा स्थान जहाँ पर संग्रह किया जा सके। और त्रि मतलब 3, तो 3 ऐसे संग्रह हैं जिनको त्रिपिटक के नाम से जाना जाता है, और उनमें सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक, ये तीनों अलग अलग हैं, जिनमें जो है एक संग्रह में बौद्ध के नियमों का और आचरणों का संग्रह है, एक अन्य पिटक है उसमें जो है बौद्ध धर्म के जो विभिन्न सिद्धांत हैं या बौद्ध धर्म गौतम बुद्ध की जो शिक्षाएं हैं उनका विवरण उसके अंतर्गत आता है। इसी प्रकार जातक ग्रंथ भी बौद्ध साहित्य के महत्वपूर्ण साहित्य के अंतर्गत आते हैं, और इन जातक ग्रंथों की संख्या 549 है, 549, और इनमें कहा जाता है कि बौद्ध धर्म गौतम बुद्ध के जो पूर्व जन्म की कथाएं हैं उन कथाओं का इसमें संग्रह किया गया है, और उन कथाओं के माध्यम से हमें उस समय की जो सामाजिक स्थिति है उसका विशेष रूप से जानकारी हमें प्राप्त होती है। इसी प्रकार अन्य जो बौद्ध साहित्य है, अन्य बौद्ध साहित्य में मिलिंद पनो है, और संस्कृत साहित्य के अंतर्गत जो है मंजूश्री मूलकल्प है, ललित विस्तार है, महावंश है, दीपवंश है। इन सबसे जो हमें अशोक के संबंध में, मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त के संबंध में जानकारी मिलती है। इसके बाद तीसरी श्रेणी के अंतर्गत आता जैन साहित्य। जैन साहित्य के अंतर्गत भी 12 अंग 12 उपांग ऐसा जो है प्रचुर साहित्य हमें मिलता है, जिसके अंतर्गत जो है ये इन चीज़ों की जानकारी हमें प्राप्त होती है। इसी प्रकार अन्य जैन ग्रंथों में भद्रबाहु चरित है, और जो है दूसरे भी जैन ग्रंथ इसके अंतर्गत आते हैं। और इसके उपरांत जो है नेक्स्ट जो हमारे आता है उसमें नॉन रिलीजियस लिटरेचर के अंतर्गत विभिन्न जो ऐतिहासिक ग्रंथ है वो आ जाते हैं, और उनमें जो है ऐतिहासिक ग्रंथों में अर्थशास्त्र सबसे महत्वपूर्ण है, मुद्रा राक्षस जिससे जो है हमें चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, मौर्य शासकों के बारे में हमें जानकारी मिलती है, विशाख दत्त इसके लेखक थे। इसी प्रकार जो है मालविका अग्निमित्र कालिदास का, जिसमें जो है अग्निमित्र शासक हुए हैं, उनकी जानकारी हमें प्राप्त होती है। इसी प्रकार अन्य जो ग्रंथ हैं, गार्गी संहिता है, और राजतरंगिणी जो सबसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक ग्रंथ माना जाता है 11वीं शताब्दी में कलहण के द्वारा जो इस ग्रंथ की रचना की गई थी। पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई का जो एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक ग्रंथ है, इस ग्रंथ से हमें जो है गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य जो संघर्ष और संबंध रहे उनकी जानकारी मिलती है। इसी प्रकार एक और ऐतिहासिक ग्रंथ है विक्रमांक देवचरित, जिसका लेखन जो है विल्हण ने किया था, और इससे भी हमें उस समय के इतिहास की जानकारी मिलती है। वाकपति का गोंडबाहो चरित, वो भी जो है इस दृष्टि से ये ऐतिहासिक ग्रंथों के अंतर्गत आते हैं। इसी प्रकार फॉरेन अकाउंट्स, विदेशी विवरण, विदेशी यात्री जितने भी आए थे उन्होंने यहाँ के इतिहास के संबंध में यात्रा विवरण के साथ साथ जो है उस समय की जो सामाजिक स्थिति है, आर्थिक स्थिति है, उनका विवरण हमें दिया है। और विदेशियों में जो है ग्रीक हिस्टोरियन, चाइनीज हिस्टोरियन और तिब्बती हिस्टोरियन, ये 3 जो है महत्वपूर्ण विदेशी विवरण हमें प्राप्त होते हैं, जिसमें जो है यूनानी इतिहासकार यात्री आए, आप यहाँ पर आए थे, उनमें जो है मेगस्थनीज का विवरण सबसे महत्वपूर्ण है, और उसकी जो इंडिका है जिसका उद्धरण जो है बाद के इतिहासकारों ने कईयों ने किया है, और उस इंडिका के माध्यम से हमें प्राचीन भारतीय इतिहास के जो विभिन्न समाज जो है 7 भागों में बटा हुआ था, इसका विवरण उसी इंडिका के माध्यम से हमें प्राप्त होता है। इसी प्रकार नियार्कस है, कर्टियस है, एरिस्टोबुलस है, ये यूनानी इतिहासकारों ने भारतीय इतिहास के संबंध में काफ़ी कुछ लिखा है। इसी प्रकार चीनी यात्री यहाँ पर आए थे, उनमें जो है वेनसांग सबसे महत्वपूर्ण यात्री था, जिसने भारतीय इतिहास, प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में लिखा है, और उसका जो यात्रा विवरण है, उस यात्रा विवरण के माध्यम से यहाँ की जो साहित्य की समृद्धि है उसका विशेष रूप से हमें ज्ञान मिलता है। इसी प्रकार गुप्त काल में फाहियान ने अपना जो है विवरण दिया है, वो हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। फिर जो है इत्सिंग है, हुई ली है, ये सारे इतिहासकार आए हैं चीन के, जिन्होंने यहाँ पर दिया है। तिब्बती इतिहासकार तारानाथ का जो है कंग्यूर और तंग्यूर ग्रंथ जो है सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। और भारतीय इतिहास की जानकारी का जो दूसरा पार्ट है आर्कोलॉजिकल सोर्स, पुरातात्विक स्रोत, इन पुरातात्विक स्रोतों के माध्यम से हमें उस समय के जो है शासक थे उसकी तिथि के बारे में, राज्य विस्तार के बारे में, कला के बारे में जानकारी हमें प्राप्त होती है। और पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण अभिलेख हैं। अशोक के अभिलेख कई स्थानों से प्राप्त हुए हैं। इन अभिलेखों के माध्यम से हमें
उस समय के शासक की जानकारी मिलती है। अभिलेख के साथ ही जो है मोनूमेंट हैं, और मोनूमेंट के अलावा जो कॉइन्स हैं और पोएट्री है उस समय की, और उस समय की रॉक पेंटिंग, ये सब जो है हमारे इतिहास के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। थैंक यू, धन्यवाद। Don't forget to hit like button. Please subscribe to our channel for more such videos. Thanks for watching. Have a nice day.